नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में चाहे जितनी भी पार्टियां हैं वो एक जातीय राजनीति करती है। चाहे वो जदयू हो, राजद हो, भाजपा हो और इसके अलावे जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां बिहार में बनी है वो एक खास समुदाय को बिलोंग करती है और उनकी राजनीति करने के लिए उन्होंने एक पार्टी का गठन किया और ये कहा भी जाता है, अगर आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कास्ट फैक्टर बिहार में आपको नज़र आएगा, क्योंकि शुरू से बिहार में जातियां हमेशा से हावी रही है। ऐसे में ही आज जो हम बात करने वाले हैं वो तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को लेकर। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं और अपनी बातों को जनता के साथ साझा कर रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव को ये यात्रा क्यों निकालनी महसूस हुई? हालांकि आप देखे होंगे कि हर पार्टियां समय समय पे इस तरह का कार्यक्रम करते रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाला। अब इसके मायने क्या है? एक बात दर्शकों आप समझिए कि ये जो यात्रा तेजस्वी यादव ने निकाला है ये शुद्ध रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है। ये बिहार में 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे ये शुद्ध रूप से उसकी तैयारी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए अभी सबसे ज़्यादा जरूरी अपनी बातों को पहुंचाना जनता तक के लिए जरूरी है, क्योंकि दूसरा उनके पास कोई विकल्प नहीं। और आपने देखा होगा जब वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में पिछले 17 महीने तक रहे तो उसको आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के प्रॉक्सी के तौर पे वो हमेशा से दिखे। आपने कभी भी उनको नीतीश कुमार के पीछे ही खड़ा देखा है। एक जो परिवर्तन उनमें दिखा वो ये कि जब वो विपक्ष में आए और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा को बदला, जिस प्रकार से
विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उन्होंने जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया, उसकी चर्चा पूरे बिहार में हुई। ये एक बदलाव उनमें दिखा। अब ये यात्रा के मायने क्या है? आप सभी जानते हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों की वजह से वो सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन नीतीश कुमार की कृपा दृष्टि की वजह से राजद ने सत्ता का आनंद लिया। लेकिन इसमें तेजस्वी यादव से यही चूक हुई कि वो कुछ भी नहीं बोले। इसी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये माध्यम बनाया और जन विश्वास यात्रा को लेकर पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। आपने देखा होगा उनके कार्यक्रम के दौरान कुछ जगहों पे उन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, उन्हें जन समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं और उसमें से मुख्य कारण है जो अभी राज्यसभा में 2 लोगों को भेजा गया, उसमें से एक मनोज झा और दूसरा संजय यादव, जिसको लेकर कहा जाता है कि यादव समुदाय के और मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए। आप सभी को पता है कि संजय यादव हरियाणा से आते हैं, लेकिन उनको जो रिवार्ड मिला है वो 2020 में किए गए उनके कार्यों की वजह से मिला गया है, ऐसा कहा जाता है। अब सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके चलते जो बिहार के मुस्लिम और यादव नेता हैं उन्हें लगता है कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। अब इसमें उन्होंने जब यात्रा की शुरुआत की थी, इसमें उन्होंने एक बात जोड़ा जो कि पूरा वायरल हो गया। उसके भी मायने को समझना जरूरी है। उन्होंने मंच से कहा कि लोग कहते हैं कि MY की पार्टी है, माई की पार्टी है। हम अब सिर्फ माई की पार्टी नहीं है, बाप की भी पार्टी है। बाप की भी उन्होंने परिभाषा दी, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर, गरीब। आप समझ रहे हैं इसको? ऐसा इन्होंने क्यों कहा? देखिए, हर दल, हर पार्टी जब काम करती है तो उनकी मीडिया मैनेजमेंट जो होती है, तेजस्वी यादव को जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं उन्होंने बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से ये एक टैगलाइन गढ़ा जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार के लोगों से उन्हें अच्छा से कनेक्ट कराया जा सके। क्योंकि लालू यादव जिस प्रकार के नेता थे ये तो सब कोई
देख रहा है कि तेजस्वी यादव उन्हीं पद चिन्हों पे अपने आप को अभी राजनीतिक परिपक्वता में अपने आप को स्थापित करते हुए नजर आने लगे। क्या इस समीकरण को बताने का उनका मकसद ये है कि जिस प्रकार से 2020 में A to Z पार्टी बनने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया था, फिर से वही कदम एक बार आगे बढ़ा रहे हैं और इससे उनको क्या फायदा होगा। और 2020 के समीकरण को अगर आप देखेंगे तो जब नीतीश कुमार के साथ 2022 में सत्ता बनाए थे, उस समय उन्होंने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की थी और स्वर्ण समाज से भी लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया था। ये अलग बात है कि जो भी दो मंत्री थे, सुधाकर सिंह और कार्तिक मास्टर, किसी न किसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, ये आप सभी जानते हैं। फिर से वो उसी राह पे चल रहे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनके जो मूल वोटर हैं MY, क्या उनमें एक नाराजगी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कल जब तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे तो पूरे दिन खबरों में सिर्फ यही चर्चा चलती रही कि हिना साहब, जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, उनका सिवान में क्या वर्चस्व है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से शहाबुद्दीन फैमिली के साथ राजद का संबंध रहा है, ऐसे में जब तेजस्वी यादव सिवान जाते हैं तो वो अपने मंच पे हिना साहब और उनके बेटे ओसामा को आमंत्रित नहीं करते हैं। उनके मंच पे शहाबुद्दीन की तस्वीर तो नजर आई, लेकिन उनकी फैमिली को बुलाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। क्या इसके मायने हैं? क्या वो ये सोचते हैं कि अगर मुस्लिम समाज, खास करके जो सिवान के हैं, इसके वजह से नाराज हुए, वो ऐसा सोचते हैं, या उनके समीकरण के हिसाब से इसका बिहार के अन्य क्षेत्रों में, खास करके सीमांचल में जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, क्या इसका इम्पैक्ट वहाँ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन उनके अगर कैलकुलेशन को देखें तो उन्हें ये लगता है कि ये सिर्फ सिवान तक ही सीमित रहेगा, बाकी सीमांचल में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें ही एक सवाल ये बनता है, आपने देखा होगा पिछले चुनाव में ओवैसी के भी कैंडिडेट ओवैसी ने उतारा था और उनके
5 विधायक चुनकर आए थे उसी सीमांचल क्षेत्र से। ये अलग बात है कि उसमें से 4 विधायकों को तोड़ लिया गया, लेकिन फिर भी राजद सत्ता से दूर रही। ऐसे में जिस प्रकार से ओवैसी कैंपेनिंग करना शुरू किए हैं, और अगर वो उस क्षेत्र में अपने निश्चित तौर पे वो कैंडिडेट उतारेंगे, अगर कैंडिडेट उतारते हैं तो क्या राजद का वोट नहीं कटेगा? निश्चित तौर पे राजद का वोट डैमेज होगा। और कितना भी माए बाप तेजस्वी यादव बना लें, देखिए बिहार के बहुत सारी जातियों में एक परसेप्शन काम करता है। आप भले ही कितना भी उस वर्ग के लिए काम कर लें, आप एग्जाम्पल के तौर पे भाजपा को ले लीजिए। भाजपा कितने भी सभी समुदायों को के लिए काम करे, लेकिन उनमें से कुछ समुदाय उनको वोट नहीं करते हैं। वैसे ही तेजस्वी यादव कितने भी समीकरण बना लें, स्वर्ण समाज एक लिमिटेड वोट ही उनको करेगा। अगर ये सोचेंगे कि पूरी तरीके से वो समाज उनको सपोर्ट कर देगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यही बिहार की राजनीति और जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, इसी के चलते ही सारी पार्टियां जिस जाति से वोट लेना चाहती है, आप देखे होंगे कि उनके एक नेता के रूप में खड़े हैं। नीतीश कुमार हमेशा से लव कुश समीकरण को लेकर चले हैं। उपेंद्र कुशवाहा लघु कुशवाहा समाज के एक नेता के रूप में पहले भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, दोबारा से फिर उन्होंने पार्टी बढ़ाई। चिराग पासवान को देख लीजिए, उनकी अपनी दलित वोटों में एक अच्छी पैठ है, उनके साथ बहुत सारे समाज के लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि इस तरह से पर्टिकुलर एक समुदाय को उन्होंने टारगेट नहीं किया। भाजपा को आप देख लीजिए, स्वर्ण समाज उनको सपोर्ट करता है, इसके अलावा ईबीसी ओबीसी बहुत सारे लोग हैं जो उनको वोट करते हैं। ऐसे में उनका ये प्रयास कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो बातें सरकार में रहते हुए तेजस्वी यादव नहीं कर सकते थे, अब कम से कम जनता के बीच जाकर वो बातें कह रहे हैं, जबकि यही बातें उन्हें सरकार में रहते हुए भी करनी चाहिए थी। सत्ता के लिए मूक दर्शक बनकर रहना, ये भी जनता के लिए और उनके लिए हानिकारक साबित कहीं न कहीं हुआ। उसी बात को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने जन विश्वास यात्रा निकाला, और जो बात सरकार में रहते हुए वो नहीं कह सके, उन्हीं बातों को लेकर आज जनता के बीच जा रहे हैं। इसके क्या परिणाम आएंगे वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जिस प्रकार से कल सिवान के मंच पे
उन्होंने शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर किया, क्या इसका इम्पैक्ट उनको पड़ेगा? या दूसरे शब्दों में ये कहें कि क्या उन्हें मुस्लिम समाज का वोट अब नहीं चाहिए? देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव किस प्रकार की राजनीति और रणनीति पे काम करने वाले हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।